पर्सन्स। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ रिप्रेजेंट हो रहा हूं और आज के वीडियो में मैंने प्रीवियस क्लास में जो केस पढ़ाया था उस केस में मैंने बताया था कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस, जिसमें मैंने 3 केस यानी दैट मीन्स 3 काइंड्स ऑफ केस को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। आज मैं लास्ट केस दैट मीन्स जिसको हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं, उसी वोकेटिव केस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। वोकेटिव केस वोकेटिव केस हम लोग जब भी किसी सेंटेंस में किसी को संबोधित करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा, आई हैव कम टू टीच यू। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ लिखा आई हैव कम टू टीच यू। मैं यहां आप लोगों को पढ़ाने आया हूं। यहां पे मैंने कोई भी वोकेटिव वर्ड का यूज नहीं किया है, बट अब मैं लिखने जा रहा हूं, डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड और डियर फ्रेंड्स, कॉमा, I have come to teach you English। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में मैंने डियर फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया है कि डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने यहां आया हूं। दैट मीन्स मैंने इस सेंटेंस में जिसे मैं पढ़ा रहा हूं उन लोगों को मैंने डियर फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया, इसलिए यहां पर डियर फ्रेंड्स वोकेटिव केस हो जाएगा। सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इडियट कम टू मी। अभी मैंने यहां लिखा इडियट कम टू मी। मैंने इडियट कहकर उसे अपने पास बुलाने की बात किया कि इडियट मेरे पास आओ। तो मैं यहां पे जो इडियट वर्ड यूज किया है, मैं जिसे बुलाना चाहता हूं उस लड़के को मैंने इडियट कहकर संबोधित किया, इसीलिए यहां पर इडियट वोकेटिव केस हो गया। तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि वोकेटिव केस चाहे वह गुड प्रेजेंट में हो, चाहे वह बैड प्रेजेंट में वह वर्ड हो, वह हमेशा वोकेटिव केस होगा। हम उसे जो कुछ भी कहकर संबोधित करेंगे वह हमारा वोकेटिव वर्ड्स हो जाएंगे, वो हमारा वोकेटिव वर्ड होगा। इसलिए मैं इसे डिफाइन करना चाहता हूं। आई वांट टू गिव द डेफिनेशन ऑफ वोकेटिव केस, देन you have to write about the definition of vocative case। vocative case में आप ध्यान से देखो, मैंने लिखा है कि that word or a group of words is called
vocative case which is used in the sentence for calling। इस तरह से आप इसका डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। दैट वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड वोकेटिव केस विच इज यूज्ड इन द सेंटेंस फॉर कॉलिंग। कॉलिंग के लिए, संबोधित करने के लिए, संबोधन के लिए जब हम लोग किसी वर्ड का यूज करते हैं वह वोकेटिव केस कहलाता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वोकेटिव केस के बाद मैं अभी एक चार्ट बनाने जा रहा हूं जिस चार्ट का नाम है द चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें मैं नंबर, पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, gender, सारे एलिमेंट्स को यूज करूंगा। और उस चार्ट को बनाने के बाद मैं एक एक वर्ड को समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से कौन सा प्रोनाउन जो नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका यूज, इसका फंक्शन सेंटेंस में कैसे होता है और हम लोग इस वर्ड का यूज किस पोजीशन में करते हैं। तो अभी जस्ट मैं वो चार्ट बनाने जा रहा हूं और उस चार्ट के बाद मैं आपको एक एक वर्ड करके डिस्क्राइब करूंगा। ओके, अब मैं पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बोर्ड पर बना दिया है। अब आप ध्यान से देखें, मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा और किस तरह से इसका सेंटेंस में यूज होता है मैं इस पर बात करूंगा। अभी आप ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा है आई। ये आई नॉमिनेटिव केस है, ये आई सिंगुलर नंबर है, ये आई फर्स्ट पर्सन है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सन क्या होता है, तो पर्सन आप लोग अच्छी तरह से समझ गए थे। इसीलिए फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में नॉमिनेटिव केस के रूप में आई का यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आई का यूज मैं तभी करूंगा जब वह सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्लेस होगा। जैसे सपोज मैंने लिखा आई टीच हिम, यहां पर मैंने लिखा आई टीच हिम। अब आप यहां देखो, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आई सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर मैंने आई का यूज किया है। अभी ये हिम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। अब सपोज मैंने लिखा ही टीचेस मी। अभी आप यहां ध्यान से देखो कि जैसे यहां पर मैंने ही का यूज जो लिखा है, ये ही, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है, लेकिन यहां पे चूंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यहां आया था तो मैंने हिम लिखा। उसी तरह से आई यहां पे सब्जेक्ट के प्लेस पर है, लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया तो यहाँ पे देखिए मैंने आई के जगह पे ये मी लिख दिया है। इसलिए ये स्पष्ट है कि ये आई का यूज हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा और ये मी का यूज ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होगा। उसी तरह से प्लूरल फॉर्म में भी हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस पर वी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अस का यूज करेंगे। यहाँ पे यू और यू दोनों बोथ है, इसीलिए नॉमिनेटिव हो या ऑब्जेक्टिव केस हो दोनों में यू का ही यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी। जस्ट लाइक यहाँ भी ही का यूज नॉमिनेटिव केस और हिम का यूज ऑब्जेक्टिव केस के रूप में करेंगे, सी का यूज नॉमिनेटिव एंड हर का यूज ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे।
इट का यूज भी नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में भी इट का यूज करेंगे। बट प्लूरल फॉर्म थर्ड पर्सन में जब दे का यूज करेंगे तो ये नॉमिनेटिव केस पर यूज होगा यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर, और देम जो होगा वह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होगा। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट दो कॉलम जो है आप समझ रहे हैं कि मैंने नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे किया है। How I have used all the nominative case and objective case which are in first person, second person and third persons. You know how to use, how I have to use such type of these facts at proper place in the sentence if you want to compose any large sentence. Then after, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये my और ये mine का यूज में क्या अंतर है। तो आप ध्यान से देखें, मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने लिखा दिस इज माई पेन। आप यहां देख रहे हैं कि मैंने यहां पर जो दिस का यूज किया है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन के जगह पर प्रोनाउन जो है वह हमेशा नाउन के प्लेस पर आता है। तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसीलिए ये प्रोनाउन है। और ये दिस और दैट मीन्स इंडिकेशन के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, इंगित करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं है, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए कि मैंने यहां पे नाउन का यूज किया है। अब इस नाउन के पहले मैंने माई को रखकर ये शो किया कि इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये वर्ड है, और ये क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है ये नाउन को पोजेस कर कर संबंध बताकर क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये वर्ड जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है। और जब भी हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं वह हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सपोज अब मुझे पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, वो भी पोजेस करके ही वह प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पेन लिखा है, अभी अगर मैं दिस के साथ इस पेन को रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस पेन। और अब आप ध्यान से देखो कि इस नाउन को डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के द्वारा एडजेक्टिव बनाया गया, क्योंकि नाउन से पहले ये वर्ड यूज हुआ और यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशन शो हुआ, इसीलिए अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे था, बट अब ये वर्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये वर्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया और ये वर्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब चेंज होगा तो हमारा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन भी चेंज होगा। ठीक इसके इनवर्स आप ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है उसी तरह से यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, और अगर यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होगा। इस तरह से आप देख रहे हो कि जब नाउन हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से अलग है और यहाँ पे इससे ठीक पहले जो वर्ड आया है वो एडजेक्टिव को शो कर रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया है। अब यहाँ पर से नाउन हट करके ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना दिया इस वर्ड के साथ मिलकर, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो
पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, और अगर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, ठीक अपोजिट। इस तरह से हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन का माई सेल्फ का यूज किस वे में हम लोग रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे, और कब माई सेल्फ का यूज एम्फैटिक प्रोनाउन में करेंगे, और कब इसे हम लोग कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन बना देते हैं, हम लोग इस विषय पर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आज मैं यहीं फिनिश कर रहा हूं, और मैं आप लोगों से एक बात ये बता देना चाहता हूं कि प्लीज 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 कम से कम हमारे मेहनत का प्रतिफल जो सब्सक्राइब और लाइक है, सो प्लीज आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो कम से कम इतना तो आपका अधिकार बनता है कि कम से कम मैं मनोज सर को सब्सक्राइब करके और लाइक करके मनोज सर का मनोबल मैं बढ़ा दूं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से ही हमारा मेहनत का फल सफल होगा, और मैं पूरे उत्साह के साथ आप लोगों को अंग्रेजी सिखा पाऊंगा। दैट्स ऑल।